Welcome back learners. Let's learn the idea of पीटर ब्ला। क्योंकि इसके पहले हमने होमेंस को कवर किया और उसमें देखा जो भी उनका एक्सचेंज थ्योरी में आइडिया था बहुत ही यूनिक था, बहुत ही डिफरेंट था, जिसको हमने समझने की कोशिश की और हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा। और मेनली जो उनका आइडिया था वो साइकोलॉजिकल प्रोपोजिशन पे था, जो कि हमने बहुत अच्छे से कवर किया और मुझे लगता है अब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही हम लोग पीटर ब्ला को भी करेंगे और इनके भी जो भी इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम में वो आपके गलत नहीं होंगे, चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे वो 10 नंबर में आए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आए या फिर लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए आपका जो भी आइडिया है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। क्योंकि जो भी पीटर ब्ला है वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, हालांकि होमेंस ने भी अच्छी बात कही थी और इनका जो आइडिया है वो सभी के आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर और आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इनकी आइडिया क्या है एक्सचेंज थ्योरी में। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी जो बुक थी वो थी एक्सचेंज एंड पार इन सोशल लाइफ। ठीक है, तो ये इनकी बुक थी और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा एक्सचेंज के साथ इन्होंने किसको जोड़ा, पार को। और बहुत ही अच्छी बात है भाई, एक्सचेंज हम लोग क्यों करते हैं, एक्सचेंज हम लोग इसीलिए करते हैं कि उनको कुछ शक्ति मिले और जो भी मार्केट में जो इतनी वैल्यू जिसकी है बढ़ी हुई है, तो किसके लिए बढ़ी हुई है, पार के पीछे बढ़ी हुई है। जैसे कि हमने देखा अभी जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था, मैक्स वेबर का आइडिया था, डेरेंडाफ का आइडिया था, सभी लोग तो इसी की बात करते हैं। तो एक्सचेंज हम लोग क्यों करते हैं, तो इसके पहले हम लोग जो साइकोलॉजिकल प्रोपोजिशन की बात कर रहे थे या फिर जैसे फ्रेजर का आइडिया हो जो उन्होंने क्रॉस कजिन मैरिज की बात करी थी, या मेलिनोव्स्की की आइडिया हो, या फिर मार्शल मास की आइडिया हो, या फिर आपका जो लेवी स्ट्रॉस है उनकी आइडिया हो, किसी की भी आइडियोलॉजी हो, सबका डिफरेंट था। लेकिन अभी तक किसी ने भी जो भी हम लोगों ने एक्सचेंज थ्योरी करी उसमें किसी ने भी पार की बात नहीं करी। तो यहीं से डिफरेंट हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है एक्सचेंज एंड पार इन सोशल लाइफ। किस तरह से हम जो सामाजिक जीवन है उसमें किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, किसका ये जो पावर है इसको पाने के लिए जो एक्सचेंज होता है, पावर का मतलब यहाँ पे लाभ से भी हो सकता है, किस तरह से हम एक्सचेंज करते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे इनके जो भी इनका आइडिया है पीटर ब्ला का। अब क्योंकि इनके जो इनका आइडिया है उनके आइडिया में पावर जो रहती है वो कहाँ पे रहती है, सोसाइटी में। और सोसाइटी में कहाँ पर रहेगी, सोसाइटी की जो ऐसी क्या बनी हुई है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में ये पावर छुपी हुई है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा कि यहाँ पे हमारा जो लेक्चर मेन रहने वाला है वो किस पे बेस रहेगा, स्ट्रक्चर पे। और यही कारण है कि इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एक्सचेंज थ्योरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा स्ट्रक्चरल एक्सचेंज थ्योरी से कौन रिलेटेड है तो आपके हो जाएंगे आंसर पीटर ब्ला। तो 1 नंबर तो आपको यहाँ मिल गया अभी स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही 1 नंबर आपने गेन कर लिया। चलिए अब जो लोग लॉन्ग आंसर लिखेंगे, जो लोग 15 नंबर जिनको चाहिए उनको पूरा लेक्चर देखना है और जिनको 1 ही नंबर चाहिए वो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और उनको नंबर चाहिए तो भाई पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सचेंज थ्योरी की बात है तो कुछ तो आपको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा मेरे से, तभी हम आपके पास अपने आइडियोलॉजी को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो अभी हमने देखा स्ट्रक्चर तक हमने बात करी, इसके पहले हम जो देख रहे थे होमेंस, जॉर्ज होमेंस की अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया था, अपना जो भी साइकोलॉजिकल प्रोपोजिशन की बात करी थी उसमें वो किसकी बात कर रहे थे, डिडक्टिव की। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो भी स्टडी हो रही थी, अगर हम किसी भी जो एक्सचेंज है, अगर हम एक्सचेंज को, ये पीटर ब्ला कहते हैं, अगर हम इस एक्सचेंज को मनोवैज्ञानिक आधार पर यानी साइकोलॉजिकल आधार पर समझेंगे तो वो कहते हैं कि क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत ही लघुकरण हो जाएगा, मतलब ही इतनी छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और इन्होंने डिडक्टिव की बात करी थी, तो डिडक्टिव की बात इन्होंने किस पे करी थी, माइक्रो लेवल पे करी थी। तो ये थोड़ा उसे उसके आगे बढ़कर बात करना चाहते हैं माइक्रो लेवल पर, यानी ये जो होमेंस थे उन्होंने क्या किया था, स्मॉल ग्रुप की स्टडी करी थी, जो आपको हमने बताया भी था कि किस किस
स्टडी करते हैं, छोटे छोटे समूहों की स्टडी करी थी उन्होंने। तो अब ये छोटे छोटे जो समूह थे ये तो अनौपचारिक इस तरह से समूह थे, तो उसकी स्टडी उन्होंने करी और उसके बाद क्या करा, एक डिडक्टिव जो भी उनका था मेथड वो लागू करके समाज में ये अपना सिद्धांत इन्होंने दे दिया। लेकिन जो पीटर ब्लॉ हैं इसको आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इसको हम अगर इस आधार पे समझेंगे तो ये बहुत ही लघुकरण या बहुत ही छोटे स्तर पर बात होगी। तो इसलिए इन्होंने इसको कहाँ बढ़ाने की बात करी, इन्होंने आगे जो जटिल समाज था उसमें इसको ले गए और वृहद समाज पर ले जाकर एक स्टडी करी। तो एक तो आपका ये 2 नंबर क्लियर हो गया। इनकी जो स्टडी है थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर बात करते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट में कहें, जहाँ पे ह्यूमन्स ने अपनी थ्योरी को छोड़ा था वहाँ से क्या किया, जो पीटर ब्लॉ थे उन्होंने अपनी स्टडी वहाँ से शुरू करी। मतलब उनकी जो स्टडी थी उसको आगे बढ़ाया किसने, पीटर ब्लॉ ने बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये तो छोटे स्तर पे छोटे छोटे ग्रुप की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जस्ट अ मिनट, इन्होंने इसको और आगे ये लेके गए और उसके बाद इन्होंने पूरी जो सोसाइटी थी, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की इन्होंने बात करी। इनके उसमें जो सोसाइटी मेन है, सामाजिक संरचना मेन है, क्योंकि इसके आधार पर ही इन्होंने आगे बात करी एक्सचेंज। इन्होंने कहा जो एक्सचेंज होता है वो सोसाइटी में होता है, सोशल बिहेवियर का एक्सचेंज जो होता है वो समाज में होता है और उसके पीछे सामाजिक संरचना का बहुत बड़ा रोल है। इस सामाजिक संरचना में ही ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिससे हम एक्सचेंज करते हैं। तो ये किससे प्रभावित है संरचना की, और कौन बात करते थे ऊपर, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कुछ उपयोगितावादी जो हमारे थिंकर्स थे, जैसे कि फ्रेजर, मैलिनोव्स्की, जो इनकी आइडिया थी तो वो थोड़ा सा पुरानी थी। लेकिन अगर हम तो ये जो थे आपके जो पीटर ब्लॉ थे वो इन लोगों से सहमत नहीं थे, ना तो फ्रेजर से ना तो मैलिनोव्स्की से। ये थोड़ा मार्शल मास और लेवी स्ट्रॉस से सहमत थे, क्योंकि ये लोग भी थोड़ा संरचना को लेकर चलते हैं, तो उसी तरह ये भी संरचना की बात करते हैं और स्ट्रक्चर को सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जो हमने आपको यहीं पे बता दिया था। तो इन्होंने कहा सोसाइटी में स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर? तो ये कहते हैं कि जो भी सोसाइटी में स्ट्रक्चर होती है उसमें कई सारे लोग होते हैं, अनेक लोग होते हैं, और इन अनेक लोगों के क्या होती हैं, इनकी अनेक भूमिकाएं होती हैं। इन सभी लोगों की अनेक भूमिकाएं होती हैं। वो जो भूमिकाएं होती हैं वो किस तरह से अनेक हो सकती हैं, क्योंकि किसी का व्यवसाय अलग हो सकता है, किसी की जाति अलग हो सकती है, किसी की प्रजाति अलग हो सकती है, किसी का धर्म अलग हो सकता है, किसी की जो भी कार्य हैं वो अलग हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा जो समाज की स्ट्रक्चर, ये मैं स्ट्रक्चर को बता रही हूँ, जो समाज की स्ट्रक्चर है उसमें सभी लोग अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं। तो जैसे ये जो पीटर ब्लॉ है वो कहते हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं कौन सा व्यक्ति कौन व्यवसाय कर रहा है, हमको क्या मतलब, हमको इससे नहीं मतलब है कौन सा व्यक्ति कौन सी जाति का है, कौन सा किस धर्म को फॉलो करता है, कौन सा क्या काम कर रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। समाज में संरचना में जो भी हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब किससे है, कोई व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर रहा है, अच्छा व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यक्ति थोड़ा उससे कम अच्छा कर रहा है, मतलब कोई अच्छा कर रहा है थोड़ा कम अच्छा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है बिल्कुल बेकार कर रहा है। बेकार मतलब कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बढ़िया आलीशान ऑफिस में रहता है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, किसी की जाति बहुत ऊंची, किसी की जाति एकदम नीची, किसी की प्रजाति ऊंची, किसी की नीची। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये व्यवसाय जो भी व्यक्ति अच्छा व्यवसाय कर रहा है उसकी इनकम क्या होगी, हाई होगी, और जो भी व्यवसाय लोअर वाला कर रहा है उसकी इनकम कैसी होगी, लो होगी। तो अब ये हाई एंड लो इनकम जो है, मतलब जो आय पाने का स्रोत है, उसकी वजह से सोसाइटी में क्या हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, गैर बराबरी हो रही है। तो इन्होंने कहा सामाजिक संरचना में ये जो गैर बराबरी व्याप्त है इसका ही अध्ययन करना जो है वो सोशल एक्सचेंज थ्योरी का मेन काम है। वो ये पता लगाना चाहते हैं एक्सचेंज थ्योरी से कि गैर बराबरी क्यों है सोसाइटी में। तो इसलिए इन्होंने जो एक्सचेंज थ्योरी दी वो इसी को पता लगाने के लिए, या जो इनकी जो समस्या थी, सामाजिक संरचना की जो समस्या थी उसका अध्ययन ये करते हैं अपनी सोशल एक्सचेंज थ्योरी में। तो आपको समझ में आया, जो भी स्ट्रक्चर की समस्या है, जो स्ट्रक्चर की वजह से समस्या हुई, ये जो इनकम किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल रही है उसकी स्टडी करते हैं ये अपने एक्सचेंज थ्योरी में।
और ये कहते हैं अपनी एक्सचेंज थ्योरी में कि कोई भी व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसके पीछे परस्पर लाभ की भावना रखता है। जो हमने आपको पहले बताया था, एक्सचेंज थ्योरी का मतलब ही यही है कि जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, जो आपने पहले से भी देखा होगा होमेंस में, जो हमने एक्टिविटी के टाइप में बताया था कि जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे क्या होता है, परस्पर लाभ की भावना होती है। वो हर संभव प्रयास करता है हम ऐसी ही एक्टिविटी करें, अगर हम अगला कदम बढ़ाएं तो हमारे उस कदम से भी हमको लाभ हो। वो ऐसा सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है। क्यों? अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे इसके पीछे भी मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे लाभ हो, तभी तो मैं बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका भी इसके पीछे यही मकसद है कि आपका लाभ हो, वरना आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। आप बहुत सारा मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है और आप उसको जाके देख के आप देख सकते हो, या आप चाहो तो क्विकली अपनी बुक भी कोई भी देख सकते हो, जिससे आपको उतना ही आपको समझना है जितने से आपका फ़ायदा हो जाए। तो आप क्यों यहाँ पे 1 घंटा वेस्ट करोगे। लेकिन आप उसके पीछे आपका मनोभाव है ना, सेंटीमेंट है, जो होमेंस कहते हैं। आप सोचते हैं कि हो सकता है अगर हम इनकी वीडियो देखेंगे, क्या पता एक ऐसा क्वेश्चन ये बता दें जो शायद बुक में दिया हो लेकिन मेरा ध्यान ना गया हो, या हम उसको इतना इम्पोर्टेंट, इतना फोकस करके ना देख पाए जितना ये हमको बता दें। हो सकता है ना ये, जैसे कि हमने जैसे कि सभी लोगों ने पढ़ा था कि जो बोर्ड देवी उनकी बहुत अच्छे से स्टडी पढ़ ली, सबने हैबिटस है, ये है, ये है, ये है, सबने पढ़ ली, लेकिन नहीं ध्यान दिया होगा किसी ने कि उन्होंने कबीलाई समाज में स्टडी करी। हो गया ना क्वेश्चन गलत। तो इस तरह से जब हमको नहीं पता होता है क्या इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति वो चीज़ बता रहा हो और उससे हमारा बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए तो आप एक्सचेंज कर रहे हैं हमसे। और होमेंस ने क्या कहा था, एक्सचेंज में इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन होगा 2 लोगों के बीच में, तो उससे क्या होगा, जो भी ग्रहण करेंगे हम तो वो हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसी तरह जो पीटर ब्लॉ थे, उन्होंने क्या किया, जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ जिसकी उन्होंने बात अपनी बुक में करी, उसको एक मार्केट माना, बाजार माना। ठीक है, ये हो गई मार्केट। कौन? ये जो सोशल लाइफ थी वो हो गई मार्केट। और इसमें जो भी करता रहते हैं, इस सोशल लाइफ में जो करता रहते हैं, वो इस मार्केट के बन गए उपभोक्ता। ठीक है, अब जब इस मार्केट यानी सोशल लाइफ जो मार्केट है उसके आप उपभोक्ता बने हो, अब यहाँ इस सोशल लाइफ में जो भी चीज़ ये करता, जो भी परचेज़ करेगा, परचेज़ का मतलब है जो भी क्रिया करेगा, उसके पीछे उसकी इस उपभोक्ता की जो भी कॉस्ट होगी, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव को फॉलो करते चलिए। उपयोगितावादी क्या कहते हैं, अगर आपने 1 किलो चीनी ली तो उसका रेट आपको 45 रुपये जो है वो आपको देना होगा। अब यहाँ आ जाइए, ये जो करता है, ये करता जो भी सोसाइटी में क्रिया कर रहा है उसकी जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, नियम, मूल्य, परंपरा, इनका पालन करना, जो भी ये कॉस्ट है ये आपको अदा करनी पड़ेगी। सोशल लाइफ रूपी मार्केट में रहने के पीछे जो भी कॉस्ट होगी वो आपको अदा करनी पड़ेगी, यानी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से समझ में आया, इन्होंने सोशल लाइफ को एक मार्केट समझा, उसमें रहने वाले जितने भी करता हैं उनको उपभोक्ता समझा, उनका जो भी कर्तव्य है उसका मतलब लागत से है, आपको वो लागत जो भी है चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप इस मार्केट में कोई भी सामान लेने जाओगे तो फ्री में आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसके पीछे जो भी आपका बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी की निंदा करते हो तो सामने वाला भी आपकी निंदा करेगा। अगर उसको पता चल गया ये मेरी बुराई कर रहा था, तो आपने 1 जगह करी होगी, वो 2 जगह करेगा, आप जो भी करोगे। तो इसी तरह आप जैसा चाहते हो कि आप चाहते हो कि आपको प्रेम मिले, आप चाहते हो आपको रिस्पेक्ट मिले, तो डेफिनेटली आपको भी समाज में रह के वो प्रेम, वो रिस्पेक्ट देनी होगी जो आप सामने वाले से चाहते हो, तभी तो एक्सचेंज होगा। तो अगर दूसरे एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ किस तरह से बिहेवियर एक्सचेंज होते हैं, अब मैं टीचर का एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, मैंने कई बार बताया क्यों करते हो, आप चाहते हो कि हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें इंटरनल अच्छे मिलेंगे, या हो सकता है मैम अच्छा सा गाइडेंस दे दें, मोटिवेट कर दें, हो सकता है अपने नोट्स हमसे शेयर कर दें कि लो तुम यही पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा, आगे कुछ पढ़ो नहीं। ये रहता है मनोभाव, सेंटीमेंट रहता है। और टीचर आपके साथ ऐसा, फिर वो आपको अच्छे मार्क्स देता है, या सोचता है बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा तो है, इतना रिस्पेक्ट करता है, चलो इसको हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, या देखो ऐसे ऐसे ये
वाली बुक्स पढ़ लो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो एक्सचेंज हो गया, जो भी इंटरेक्शन हुआ उसके बेस पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। आपने कुछ हमको दिया, हमने भी आपको कुछ दिया। तो सोसाइटी में रहकर जो भी सोशल जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो क्या होती हैं, जो भी बिहेवियर होते हैं उनका एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज थ्योरी यही आपको बताती है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने बताया पीटर ब्लॉ ने, तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी में जो भी एक्सचेंज करते हैं, अब व्यक्ति इतना रैशनल होता है कि हर चीज़ के पीछे वो अब सिर्फ ये नहीं सोचता है मेरा लाभ हो, ये उससे आगे बढ़ के बात करते हैं और कहते हैं व्यक्ति अब ये सोचने लगा है कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें जिससे हमको सिर्फ और सिर्फ लाभ हो। यानी वो दिमाग भी लगाता है कि जैसे उसके पास बहुत सारे ऑप्शन अब उपलब्ध हो गए हैं कि हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे तो कितना लाभ होगा, ये वाली करेंगे तो कितना लाभ होगा। तो वो सोचने लगा है, रैशनल हो गया है। तो वो सोचता है जो भी जिससे हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा हम वो वाली एक्टिविटी करेंगे। तो जो भी गतिविधि करता है उसके पीछे क्या होता है, वो सोचता है। ये इन्होंने बात करी। और इस तरह से आपने देखा जो ह्यूमन्स थे उन्होंने जैसे डिडक्टिव की बात करी थी, तो इन्होंने जो इनके मतलब जो ह्यूमन्स थे उनके जो सैद्धांतिक आधार था उसका क्या था, डिडक्टिव था। अब जो पीटर ब्लॉ है उनका जो थ्योरी का जो उनकी रूपरेखा है वो मेनली क्या है, थ्योरेटिकल प्रोलोगमेनन है, क्योंकि इसका मतलब होता है जो कंक्लूजन होता है, सैद्धांतिक प्राकथन है। तो क्या पता ऐसे करके कुछ पूछेगा तो नहीं, लेकिन मैंने ऐसे बस लिख दिया है। तो ये इनके सिद्धांत की मूल रूपरेखा है और इसमें इन्होंने किस तरह से बिहेवियर एक्सचेंज होते हैं उसको सामाजिक संरचना में, उस पर इन्होंने आगे अपनी बात कही है। और इन्होंने थोड़ा सा माइक्रो पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ के उसको माइक्रो पर्सपेक्टिव से ले जाकर आगे माइक्रो पे बात करते हैं। जैसे उन्होंने तो सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप में बात करी थी, पर ये इस थ्योरी को ना वैसे लागू करते हैं राष्ट्र पर लेवल पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उससे भी आगे जाकर उसकी बात करते हैं किस तरह से पूरे जो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो कैसे पावर को पाने के लिए एक्सचेंज करता है या कैसे सोशल बिहेवियर जो है उनका एक्सचेंज होता है। तो ये इसमें इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं अपने एक्सचेंज थ्योरी के। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख लीजिए, फिर मैं वो प्रिंसिपल डिस्कस कर लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे अपना, और प्रिंसिपल्स हम लोग जानते हैं। तो पीटर ब्लॉ जो थे उन्होंने क्या किया है, जो भी एक्सचेंज बिहेवियर में ऐसी क्रियाओं को लिया है। पहली बात तो इन्होंने माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो दूरी थी उसको दूर करने की कोशिश की, मतलब उसके जो बीच में खाई थी उसको काटने की कोशिश की। दूसरी बात, इन्होंने जो भी सोशल एक्सचेंज बिहेवियर में सिर्फ ऐसी ही क्रियाओं का अध्ययन किया है जिससे व्यक्ति समाज में सिर्फ लाभ कमाना चाहता है। तो इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति की ऐसी जो क्रिया जिससे कोई भी लाभ ना हो उसकी स्टडी वो नहीं करते हैं। इन्होंने सिर्फ सोशल जो एक्सचेंज बिहेवियर है इसमें सिर्फ उन्होंने ऐसी ही क्रियाओं को रखा है जिससे समाज में व्यक्ति को लाभ हो, सिर्फ उन्हीं क्रियाओं को रखते हैं। और ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को इतना मूर्ख नहीं होता है जो ऐसी क्रिया को फालतू में करता रहेगा जिसको उससे कोई बेनिफिट ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप फालतू में ऐसे ही नहीं टाइम वेस्ट करते रहेंगे जिसमें आपको कोई लाभ ना हो सकता है वो आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देख रहे हो, आपको मज़ा आ रही है तो आप देख रहे हैं, तो आपको वो भी डायरेक्टली लाभ पहुंच रहा है तभी देखेंगे। या आप पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे भी कोई फालतू ही यूँ ही बुक खोल के नहीं बैठे रहेगा कि मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है या जो भी है, कभी कभी होता भी है नॉवल वगैरह में, लेकिन उसके पीछे भी वो लाभ ही दे सकता कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा बेनिफिट होगा। तो ब्ला जो है वो ऐसी ही क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो समाज में व्यक्ति का जो भी व्यक्ति ऐसी क्रिया करता है जिससे उसका लाभ होता है। जिन क्रियाओं से लाभ नहीं होता है उसको ये इसमें नहीं रखते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जब वो बात करते हैं एक्सचेंज प्रिंसिपल की, विनिमय के नियम की, तो उसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने रखा है रैशनैलिटी को, रैशनैलिटी प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने रखा है रेसिप्रोसिटी को, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को रखा है। उसके बाद उन्होंने रखा है जस्टिस प्रिंसिपल को, जस्टिस प्रिंसिपल के बाद रखा है उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके बाद उन्होंने जो रखा है वो रखा है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस प्रिंसिपल को रखा है।
तो ये सारे ही प्रिंसिपल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको आपको लर्न करना है। तो रैशनल जो है वो है आपका तार्किकता, और रेसिप्रोसिटी का मतलब है पारस्परिकता, जस्टिस का मतलब है न्याय, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सीमांत उपयोगिता, और लास्ट में इम्बैलेंस जो अव्यवस्था हो जाएगी वो, या असंतुलन। तो इस तरह से आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 ये कुछ उन्होंने नियम बताए, और उन्होंने कहा ये प्रिंसिपल हैं किसी भी एक्सचेंज के, तो इनको ध्यान में रखकर जो भी वो क्रिया करता है वो करता है। तो रैशनैलिटी का जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो भी व्यक्ति क्रिया करता है उसके पीछे बहुत कुछ सोचता है, वो सोचता है। और जो पीटर ब्ला हैं उन्होंने एक्सचेंज बिहेवियर में उन सारे कॉन्सेप्ट को लिया है, जैसे कि वैल्यू हो गई, कॉस्ट हो गई, रिवॉर्ड हो गया, पनिशमेंट हो गई, या फिर स्टिमुलस हो गया, इन सारी चीज़ों को उन्होंने लिया है, सबकी स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो रैशनैलिटी प्रिंसिपल था उसमें इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति इतना रैशनल होता है, वो कोई भी क्रिया करने से पहले 100 बार सोचता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके पीछे वो ये भी सोचता है हमारी कितनी लागत लगेगी, कितनी कॉस्ट हमें इसके पीछे चुकानी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर वो सोचता है कि चलो हम यहाँ पढ़ाएं, तो वो सोचता है हमें कितना मिलेगा बेनिफिट पढ़ाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें वो एक अपने रैशनल एटीट्यूड के आधार पर सोचता है, उसके बाद ही वो क्रिया को करता है। और कैसे करता है, जिसमें उसका अधिकतम लाभ हो, ऐसी क्रिया को करता है वो। अधिकतम लाभ हो और कॉस्ट जो है वो कम से कम खर्च हो, वो ये सोचता है अपने तार्किक दिमाग के आधार पर। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोसिटी का ये मतलब है पारस्परिकता। उसमें ये रहती है कि जैसे मान लीजिए वो इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है, कोई भी आपने क्रिया करी पहले वाली, उसके बाद आप देखते हैं कि हमको कितना इसके बदले में क्या मिल रहा है। तो जैसा आप किसी के साथ बिहेवियर करेंगे, बदले में आपको वैसा ही बिहेवियर मिलेगा। तो ये इस तरह से क्या होता है, रेसिप्रोसिटी बनी रहती है। थर्ड वाला जो हमारा जस्टिस प्रिंसिपल है वो ये है कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी एक्सचेंज बिहेवियर करते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सचेंज बिहेवियर करेंगे तो सोसाइटी में क्या होती है, जो सामाजिक संरचना होती है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, समाज उस पर कंट्रोल करता है। तो इस तरह से सोसाइटी उस पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इस तरह से वो समाज में स्थापित हो जाता है। तो जस्टिस प्रिंसिपल यही बताता है। उसके बाद हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल का। ये मतलब है जैसे मान लीजिए बार बार आप जो मैंने आपको यूट्यूब शॉर्ट का एग्जांपल दिया था कि बार बार आपको क्या हो रहा है, अपेक्षित रिज़ल्ट मिल रहा है, आपको जो भी आपने सोचा वैसा ही बार बार हो रहा है, तो फिर क्या होता है, वो आपके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं रह जाती है। वो क्रिया जो भी होता है, बार बार जब आपको आपकी उम्मीद के अनुसार चीज़ें मिल जाती हैं तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में सोच सकते हैं, आप किसी को बहुत मानते हैं, वो जो भी कहता है आप कर देते हैं, बार बार कर देते हैं, बार बार, तो फिर उसके लिए आप वैल्यूएबल नहीं रह जाते। वो तो सोचता है ये तो मेरे, जो हम कहेंगे वो करेगा ही करेगा, तो वो उसकी धारणा बन जाती है। फिर क्या होता है, वो चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं रह जाती। तो अगर आपको भी किसी के लिए वैल्यूएबल रहना है या किसी वस्तु के लिए वैल्यूएबल रहना है, तो कभी कभी थोड़ा सा अपनी इंपॉर्टेंस भी दिखाना सीख लीजिए डेली लाइफ में कि हाँ, हमें थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, इम्बैलेंस प्रिंसिपल हो जाता है कि जब बार बार चीज़ें होती हैं तो वो इतना वैल्यूएबल नहीं रह जाती हैं। फिर क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन की भावना आ जाती है। तो आप भी अपनी डेली लाइफ में भी इम्बैलेंस मत रखिए, बराबर रखिए उसको। और इस तरह से वो क्या होता है, वो मतलब सारा नियम कानून लगाता है कि हम कैसे क्रिया करें और कितनी जो भी हम करेंगे उसमें हमारी क्या कॉस्ट रहेगी और किस तरह से हम उसको चुकाएंगे। तो ये सारी चीज़ जब वो फॉलो करता है तो क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। और जितना इसमें एक्सचेंज जो भी आपका एक्सचेंज संबंध होगा, जितना वो स्थायी होगा,
उतना ही इसमें जो भी एक्सचेंज बिहेवियर होगा वो क्या होगा, अस्थायी होता रहता है, अस्थायी और असंबंधी होता रहता है। तो इस तरह से मतलब इम्बैलेंस बना रहता है दोनों में, तो असंतुलन का नियम बना रहता है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ 5 प्रिंसिपल बताए हैं एक्सचेंज बिहेवियर में, जो कोई भी व्यक्ति जो भी एक्शन करता है उसको फॉलो करता है। और ये आप कोई भी अगर डेली लाइफ में भी एक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन सभी प्रिंसिपल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमें इसमें कुछ इन्होंने 5 आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं, उसको कवर करते ही अपना लेक्चर भी कवर कर लेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। Okay, let's learn what is the main characteristics of exchange theory given by Peter Blah। तो पीटर ब्ला ने कुछ एक्सचेंज थ्योरी के लक्षण बताए हैं कि किस तरह से एक्सचेंज थ्योरी होती है, जो कि नॉर्मली हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ को पढ़ा है। तो उन सभी का अगर एक एक भी आइडिया लेंगे तो हमारी तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा एक्सचेंज थ्योरी होता क्या है। तो बहुत ही अच्छे से हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ 5 लक्षण बताए हैं, क्या पता पूछ ले इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो उस पर्सपेक्टिव में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारी एक्सचेंज थ्योरी है वो और थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगी कि ओवरऑल जो हमने एक्सचेंज थ्योरी पढ़ी वो क्या थी। और मेन आइडिया जो था प्रिंसिपल्स वो मैंने बता दिए हैं, तो इसके अलावा यही इंपॉर्टेंट बचता है, फिर हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जैसे कि हमने जो भी थिंकर्स को पढ़ा है, तो एक तरफ जैसे ये ह्यूमन्स थे, तो इनका क्या था, मनोवैज्ञानिक था, उस पे था इनका, और साइकोलॉजिकल प्रोपोजिशन पे था। उसके बाद जो हमारे पीटर ब्ला हैं वो स्ट्रक्चरल एक्सचेंज में आते हैं। और उसके अलावा हमने जो इन लोगों को पहले ही कर लिया था, तो उनके आइडियाज़ को जान लिया था। तो कुछ 2 आधार बनते हैं, एक हमारा बनता है एक्सचेंज थ्योरी में साइकोलॉजिकल, और एक बनेगा स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल में हमारे पीटर ब्ला रहेंगे और जो साइकोलॉजिकल रहेगा उसमें ह्यूमन्स रहेंगे। अगर आ जाएगा भी कोई क्वेश्चन तो आप इस तरह से फाइंड आउट करना, तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो रॉन्ग नहीं होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इन्होंने एक तो माइक्रो और माइक्रो को जोड़ने का प्रयास किया, और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उन्होंने बात करी कि केवल जो भी मतलब साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसके आधार पर हम नहीं समझ सकते हैं, इसमें सामाजिक संरचना का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सोसाइटी ही तय करती है कि किस तरह से आप एक्सचेंज करो बिहेवियर का। तो इसलिए इन्होंने कहा सोसाइटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब देखते हैं एक्सचेंज थ्योरी में कि इन्होंने क्या लक्षण बताए। तो पहला उन्होंने कहा एक्सचेंज थ्योरी करती क्या है, एक्चुअली वास्तव में क्या करती है। तो एक्सचेंज थ्योरी क्या करती है, विनिमय के साथ ही साथ और क्या करती है, एकीकरण करती है। एकीकरण कैसे करती है आपने ऑलरेडी पढ़ा था, जब मेलिनोव्स्की का हम लोग पढ़ रहे थे। तो ट्रोवियन द्वीप समूह में आपने देखा था वो लाल संघ का हार जो देते हैं और सफ़ेद संघ का बाजूबंद एक्सचेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एकीकरण बना रहता है, उसमें एकजुटता की, सुदृढ़ता की भावना रहती है। उसी तरह आपने और आगे देखा तो लेवी स्ट्रॉस लोगों ने, इन लोगों ने भी बात करी। और जितना भी एक्सचेंज आप देखें सोसाइटी में, तो जो भी हम एक्सचेंज करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सभी का यही पर्सपेक्टिव रहता है कि हमने जो सामान दिया है वो हमको वापस चाहिए, तो हम इससे एकता बनाए रहें, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी तो मेरा सामान भी वापस नहीं मिलेगा। तो जैसे हम जब आर्थिक विनिमय की बात करते हैं, तो आर्थिक विनिमय में क्या होता है, इकोनॉमिक में क्या होता है, आप जो भी कॉस्ट है वो दो और उसके बदले में जो भी आपका वस्तु है, सामान है, उसको प्राप्त करो। और संबंध यहीं पे आपका जो भी था ख़त्म हो गया। हमें नहीं पता आप कौन हो, दुकानदार हो, क्या हो, आपने चीनी या चावल ली, हमको पैसे दिए, हमारा रिलेशन यहीं तक था। लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक विनिमय की, तो सामाजिक विनिमय में क्या होता है, उसमें जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं, तो इसमें हमें ये कोई वस्तु इस तरह से नहीं थी कि हमने पैसा दिया और हमको मिल गया। आपको अगर किसी से प्रेम पाना है और अगर उसको बना के रखना है, तो वो पैसों से आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो क्या करता है, सामाजिक एकीकरण करता है। ये जो आप एक्सचेंज करते हो, बिहेवियर्स का जो एक्सचेंज करते हो, इस प्रेम को पाने के लिए जो भी इंटरेक्शन आपने किया, वो समाज में
यूनिटी बनाए रखने का काम करता है, यानी समाज में जो भी प्रेम या दोस्ती है उसको बनाए रखने का काम ये एक्सचेंज बिहेवियर के माध्यम से होता है। तो इस तरह से ये जो कॉस्ट हम लोग यहाँ पे ये देकर चुका रहे थे, तो वो क्या करती है, सामाजिक संबंधों में एकजुटता लाती है। जब हम रिलेशंस की बात करेंगे, जब हम सामाजिक विनिमय की बात करेंगे, तो ऐसे सामाजिक विनिमय समाज में एकता लाने का काम करता है। तो सबसे मेन जो लक्षण है उसका यही है। दूसरा लक्षण क्या हो सकता है जो उन्होंने बताया, वो है विनिमय एंड आस्था। आस्था का मतलब है ट्रस्ट से, यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है विश्वास से। तो इन्होंने कहा कि जो भी सोसाइटी में एक्सचेंज होता है वो क्या करता है, एक विनिमय बनाए रखता, विनिमय जो होता है वो एक आस्था बनाए रखता है, यानी एक विश्वास बना के रखता है और एक इंटीग्रेट करता है लोगों को, क्योंकि वो एक भरोसा दिलाता है कि हाँ अगर ऐसा है तो हो सकता है उससे और आगे बात बढ़े। जैसे आपको ये एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा किस तरह से आस्था बनती है, किस तरह से विश्वास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अभी हमको यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपने हमको कमेंट किया कि यहाँ पे मैम आपने रॉन्ग पढ़ा दिया या ये चीज़ रॉन्ग है। मैंने उसको अच्छे से देखा और वो वाकई में रॉन्ग थी, तो मैंने आपको बताया हाँ आपने सही बताया और ये यहाँ पे ये था, इसको करेक्ट कर लेना। तो क्या हुआ, हमारा आपके बीच में इंटरेक्शन हुआ और जो भी हमारा बिहेवियर का फॉर्म था वो चेंज हुआ। आपने हमको जाना और हमने आपको जाना कि कोई ये है जो हमको इन्होंने बताया। फिर आपने अगले दिन फिर से कमेंट किया मेरे पे, फिर बताया कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और आपने मुझे थैंक यू बोला। फिर मैंने आपको और अप्रिशिएट किया, फिर हमारा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर लगातार आप इसी तरह मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते गए और हम आपको जानते गए, हमारा आपके बीच में इंटरेक्शन होता गया। फिर क्या हुआ, ये इसमें सबसे पहले हम जुड़ते तो एक स्वार्थ से हैं, मतलब हमारा सबसे पहले तो इसमें स्वार्थ रहा। क्यों? क्योंकि आप जो हमारी वीडियो को देख रहे थे वो कैसे देख रहे थे, एक स्वार्थ के उसमें। स्वार्थ आपका क्या था, हो सकता है कोई ऐसी भी बुक्स ये बता दें या कॉन्सेप्ट बता दें जो वाकई हमें ना पता हो, तो रिकॉल कर लेंगे, ये आपका स्वार्थ था। लेकिन आपने जब उसको डीपली पढ़ा तो आपको लगा नहीं मैम ने तो गलती से ये बता दिया, या जैसे गलती से निकल जाता है या कभी किसी से भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपने बताया। तो फिर मैंने देखा कि हाँ आपने तो सही बताया, तो मैंने भी उसको करेक्ट कर दिया कि चलो ठीक है। या कई बार ऐसा हुआ आपने अप्रिशिएट किया या कुछ सजेशन दिया, तो मैंने आपको देखा कि आप कौन हैं और आपने मुझसे इंटरेक्ट किया, तो हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ। हम जुड़े किसकी वजह से थे, स्वार्थ से जुड़े थे। फिर धीरे धीरे वो जो रिलेशन था ये स्वार्थ किस में कन्वर्ट हो गया, एक आस्था में, यानी ट्रस्ट में। कैसे कन्वर्ट हुआ, बार बार आप हमको सजेस्ट करते रहे या कुछ ना कुछ करके आप इंटरेक्ट करते रहे, फिर हम आपको जान के अच्छा ये है, इन्होंने कुछ कमेंट किया होगा, अच्छा ही किया होगा, चलो ठीक है हम देख लेते हैं। इसको हम देखते गए और आप भी हमको देखते गए, इंटरेक्शन हो गया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, सडनली हम आपसे मिले, तो आपने कहा आपकी वीडियोस को तो हम देखते हैं। हमने कहा ओ वाओ आप देखते हैं, चलो अच्छी बात है, मैं जानती हूँ आपको, हाँ आपने कमेंट किया था। इस तरह से करके हमारे बीच और आपके बीच में इंटरेक्शन हुआ और हमारा और आपके बीच में एक रिलेशन बना और फिर हमारे और आपके बीच में एक ट्रस्ट हो गया। और हो सकता है हम फिर आपसे लगातार बात करते रहें और कभी आपको कोई हेल्प की नीड हुई तो हमने हेल्प करी। तो हम एक जो स्वार्थ से जुड़े थे वो किस में बदल गया, एक ट्रस्ट में, वो एक आस्था में बदल गया। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे सोशल बिहेवियर एक्सचेंज होते हैं उससे आस्था बनती है, ट्रस्ट बनता है। क्लियर हो गया। उसके बाद वो जब आगे बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि विनिमय के साथ और क्या होता है, विभाजीकरण होता है, मतलब डिफरेंशिएशन की भी बात करते हैं। और डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा क्योंकि ये जो एक्सचेंज होता है वो एक समाज के लेवल पे होता है। समाज की संरचना की बात करते हैं ना, तो समाज में होता है, तो समाज में होता है। तो इस तरह से कैसे डिफरेंशिएशन होगा, जैसे बहुत दूर दराज के लोग रहते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो विभाजीकरण इस तरह से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉम्बे में है, वहाँ पे क्या करता है, एक जो है खिलौने की दुकान है उसकी, या खिलौने का वो उत्पादन करता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, कई सारे गांव हैं, मान लीजिए ये विलेजेस हैं, और इन विलेजेस के बहुत सारे बच्चे हैं, वो सब आते हैं इसकी शॉप पे क्या करने, जो भी खिलौने हैं उनको ख़रीदने के लिए आते हैं। अब ये खिलौने जो भी हैं
जो ये बेच रहा है ना तो ये इन बच्चों को जानता है और ना ही ये बच्चे इसको जानते हैं, लेकिन आपस में क्योंकि इंटरेक्शन होता है तो ये इन दूसरों को एक दूसरे को थोड़ा सा पहचानते हैं और इनके बीच में भी कोई रिलेशन बनती है। तो इस तरह से क्या होता है, विभाजीकरण होता है समाज में। बड़े बड़े जो मतलब बड़े लेवल पे जाकर भी, जैसे होमन्स ने छोटे समूहों की बात करी थी, तो इन्होंने कहा समाज में डिफरेंशिएशन भी होता है। एक्सचेंजेस की वजह से क्या होता है, कई जगह के लोग आपस में एक दूसरे से आके मिलते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक और बात करी विनिमय के साथ, और क्या होता है, सामूहिक मूल्य। सामूहिक मूल्य बनते हैं, यानी कलेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं, वो कैसे होती हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे क्या होता है, किस तरह से कलेक्टिव वैल्यूज़ बनती हैं, क्योंकि जब हम बार बार किसी से इंटरेक्शन करते रहते हैं, जैसे किसी के शादी के अवसर पर या फिर किसी के मृत्यु में या किसी के शोक में जाते हैं आप, तो जिस तरह का आप बिहेवियर करेंगे दोनों में, तो क्या होगा, वो भी ऐसा ही बिहेवियर आपसे करेगा और ऐसे ही आपसे वो उम्मीद भी रखेगा कि इस तरह का बिहेवियर किया जाए। तो क्या होता है, इसमें सामूहिक मूल्य डेवलप होते हैं। किस तरह से सामाजिक मूल्य निकल कर आते हैं कि शादी में जाना है तो डांस करना है, गाना गाना है और सभी लोगों से मिलके ऐसे रहना है, और जब हमें किसी शोक में जाना है तो अपना दुख प्रकट करना है। तो जैसे जैसे ऐसे अवसर आते जाते हैं, उस तरह से क्या होता है, सामूहिक मूल्य जो होते हैं वो बनते जाते हैं। तो एक्सचेंज बिहेवियर से क्या होता है, सामूहिक मूल्य भी डेवलप होते हैं, और ये एक्सचेंज बिहेवियर जो भी हम करते हैं वो विभिन्न जो भी हमें अवसर मिलते हैं उन पे ही हम करते हैं। जैसे हमने बताया कि शादी में जाएंगे तो वो हमें एक अवसर मिला कि हम इस तरह से अपनी भावना को, अपने बिहेवियर्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, या हम शोक में गए तो अपने जो भी हमारे इमोशंस होंगे हम उनको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये विभिन्न अवसर से क्या होता है, हम जो भी हमारे सामूहिक मूल्य होते हैं वो बढ़ते हैं, लोगों को इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद उन्होंने लास्ट में जो 5th नंबर पे बात करी, वो किसकी करी, वो करी विनिमय एंड शक्ति, जिसकी हमने सबसे पहले बात करी थी, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। और इनकी इनका जो भी मेन जो थ्योरी बेस्ड है वो किस पे था, एक्सचेंज एंड पावर पे ही था। तो लास्ट में उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि जो एक्सचेंज है उससे सबसे ज़्यादा क्या डेवलप होता है, पावर, क्योंकि पावर की वजह से क्या होता है, जो भी आपके संबंध बनते हैं बहुत मजबूत बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे आपके पास कोई मूल्यवान वस्तु है, ठीक है, बहुत महंगी वस्तु है, उसको आपने किसी को दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति को आपने ये मूल्यवान वस्तु दे दी। अब इस मूल्यवान वस्तु में जो भी पावर थी वो किसके पास चली गई, इसके पास। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब ये इसकी शक्ति की बात करते हैं तो ये नौकरशाही के पर्सपेक्टिव में करते हैं, ठीक। नौकरशाही की बात किसने की थी, वेबर ने की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेबर से प्रभावित हैं। तो इसी तरह इन्होंने कुछ वेबर जिससे लिया है पावर की अवधारणा को, और इससे इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि जो भी मूल्यवान वस्तु हम जिस व्यक्ति को देते हैं, तो पहली बात तो ये है कि उसके पास वो शक्ति चली जाती। समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति शक्ति को पाए बिना रह ही नहीं सकता। हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में शक्ति तो चाहिए ही चाहिए, वो कैसे भी चाहिए हो। तो इस तरह से वो कहते हैं, एक तो ये हो गया कि हमने इसको दे दी और इसके पास चली गई, तो ये इसके पास चली गई। अब एक तो ये हमें इस वजह से ये जुड़ा रहता है क्योंकि इसके पास ये मूल्यवान वस्तु चली जाती है। दूसरा, ये इस पर डिपेंड पारस्परिकता बनी रहती है कि इसके पास से अगर ये वस्तु चली जाएगी तो पावर भी चली जाएगी, तो रिलेशन भी मजबूत रहता है। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल दें यहाँ पर, क्योंकि वो नौकरशाही की बात करते हैं, तो उन्होंने कर्मचारी और ऑफिस की जो उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने एग्जांपल देके बताया है। जैसे कि कोई ऑफिस है, उसमें ऑफिस में एक बाबू है, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्योंकि अभी ऑफिस में बहुत टाइम से रह रहा है, क्लर्क है और बहुत सारी अपनी एक्टिविटी देखता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो ऑफिस के जितने भी लोग थे उनके साथ तो ये ऐसे फॉर्मली रूप से जुड़ा हुआ था। लेकिन लॉन्ग टाइम में क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बताता गया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, सभी के नेचर्स को पहचान भी गया, कौन कैसा है, कौन सेल्फिश है, लोगों को सजेस्ट भी करता रहा, भाई इनसे दूर रहो, इनसे काम निकालना है तो ऐसे बात करो, बहुत सारी चीज़ें बताने लगा। तो इसके ये जो इनफॉर्मल रिलेशन थे, एक लॉन्ग टर्म के बाद क्या बन गए,
निजी रिलेशन बन गया। मतलब इसका एक प्राइवेट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हम मिले तो इस वजह से थे कि हाँ आप कमेंट कर रहे थे ऐसा करो, हम करते गए, फिर आप हमको मिले, फिर हमारा आपका एक निजी रिलेशन बन गया। वही ये यहाँ पे बताते हैं कि वो एक प्राइवेट मतलब रिलेशन बन जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जब किसी चीज़ में हम लंबे समय से वो दिए रहते हैं तो वो क्या होता है, फिर अपनत्व की भावना आ जाती है और इस तरह से लोग इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ये कहते हैं ये जो भी शक्ति होती है वो समाज ही उसको बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि समाज, जैसे कर्मचारी हो गया, अब उसके पास जैसे कोई भी कारखाना है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, उसका एक मालिक है, इस मालिक के पास शक्ति है और एक मज़दूर है, उसको काम चाहिए, तो वो किससे जुड़ेगा? इस मालिक से जुड़ेगा, क्योंकि मालिक इसके पास शक्ति है, वो उसको खाने भर का देगा, तो इसका इससे रिलेशन बना रहेगा। एक्सचेंज बिहेवियर इसलिए होता रहेगा क्योंकि इसको खाने के लिए सब काम चाहिए और काम कौन देगा? मालिक देगा। तो इस वजह से इसके रिलेशन बने रहेंगे। एक्सचेंज ऑफ जो भी बिहेवियर होगा इन दोनों के बीच में होता रहेगा। और इसका कारण क्या है? ये पावर है, इसकी वजह से इन दोनों के रिलेशन बने हैं। और ऐसे क्यों ये मजदूर इनको पहचानेगा और क्यों ये मालिक इनको भाव देगा? कोई जानते ही नहीं आपस में। ये पावर है जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं। तो ये पीटर ब्ला ने बहुत अच्छा कहा। और दूसरा ये कहते हैं इस पावर को वैधता देने का काम कौन कर रहा है? समाज की स्ट्रक्चर, सोसाइटी कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी मानेगी ही नहीं कि ये चीज़ अच्छी है तो कोई क्यों करेगा। जैसे हम दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। शादी है, ठीक है, अब इसमें कोई एक जाति का व्यक्ति है, पर्टिकुलर कोई भी कास्ट हो सकती है, उसने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, बहुत खर्च किया शादी में, और ये क्या हुआ, इसको बहुत ज़्यादा फिर प्रतिष्ठा मिली, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली। और ये प्रतिष्ठा किसने दी? सोसाइटी ने बहुत सारी प्रतिष्ठा दी इसको। तो जब कोई चीज़ ऐसी होती समाज में, जब उसको क्या, जैसे कि वेबर ने कहा था कि जब उसको लगातार वो वैधता मिल जाती है, समाज उसको क्या देता है? वैधता। तो वो उसको लेजिटिमेट जब पावर हो जाती है तो क्या हो जाती है? वो अथॉरिटी में चेंज हो जाती है। और जब कोई चीज़ अथॉरिटी में चेंज हो गई तो उसको कौन मना कर सकता है? कोई भी नहीं, वो पूरे समाज में लागू होगा। तो यही ये कहते हैं कि पावर को जो अथॉरिटी देने का काम करती है वो समाज करती है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जब शादी वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें बहुत खर्च किया और उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी, तो उसमें क्या हुआ, समाज ने उसको मान्यता दे दी और फिर उसको लीगल अथॉरिटी मिल गई और फिर क्या हुआ, वो समाज में स्थापित हो गया। अब ये नियम बन गया कि जो भी शादी में ज़्यादा खर्च करेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा दी जाएगी, क्योंकि समाज एक बार ऑलरेडी दे चुका है। तो क्या हुआ, समाज में जो भी क्रियाएँ आप करते हैं उसको धीरे धीरे समाज जब मान्यता दे देता है, उसको वैधता दे देता है, लीगल उसको अथॉरिटी मिल जाती है, तो वो अपना प्रतिमान स्थापित कर लेता है, पैटर्न अपना बना लेता है और फिर वो बना रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, पावर जो होती है उसका भी एक्सचेंज में बहुत महत्व है। और इस तरह से इन्होंने कहा, जो भी इनका एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ था, तो उन्होंने कहा सोसाइटी में जितने भी बिहेवियर होते हैं, जो भी हम एक्सचेंज करते हैं, उसके पीछे शक्ति तो निहित ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसके पास शक्ति रहे। तो पीटर ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज थ्योरी है वो और कुछ ना होकर सिर्फ सिंपल जो बिहेवियर्स हैं सोसाइटी में जो एक्सचेंज करते हैं उसमें किसी कर्ता का कोई रोल नहीं होता है। अगर रोल होता है किसी का तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज का होता है, समाज की स्ट्रक्चर का होता है, संरचना का होता है। उसमें ऐसे नियम होते हैं, कानून होते हैं, परंपरा होते हैं कि वो आपको काम करना होता है, आपको एक्सचेंज करना होता है। वरना आप डेली लाइफ में सोच के देखो, आप क्यों चाहोगे कि हम अगर किसी का एक पेन लिए हैं तो हम उसको वापस करें? आप नहीं वापस करोगे तो आपको समाज इतना निंदित करेगा, इतना आपको दंडनीय, ऐसे दंड तो नहीं देगा, लेकिन आपको इतना ज़्यादा शर्मिंदा कर देगा कि आप बाहर तक निकलने में सोचोगे कि चलो इसको मैं 2 पेन दे दूँ, ठीक है, कम से कम निकलने को तो मिले। तो आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो, जो भी एक्शन, जो भी बिहेवियर करते हो उसके पीछे आपका एक लाभ होता है, उसके पीछे भी आप बहुत दिमाग चलाते हो कि हम कौन सा एक्शन करें जिससे हमको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट हो। सिर्फ उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन पीटर ब्लॉक करते हैं जिन क्रियाओं से व्यक्ति का लाभ होता है। पीटर ब्लॉक के अकॉर्डिंग वो कोई भी एक्शन मायने नहीं रखती है जो बिना लाभ के द्वारा की गई हो। तो पीटर ब्लॉक ने सिर्फ उन्हीं एक्शंस को लिया है जिनसे आप लाभ करते हैं और उसके पीछे बहुत सारा तर्क वितर्क करते हैं। ये भी सोचते हैं कि हम कौन सा सबसे अच्छा विकल्प चुनें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा
देयर वॉज सम टेक्निकल इश्यूज़ सो आई एम स्टार्टिंग अगेन। और हम लोग बात कर रहे थे पीटर ब्लॉ में। पीटर ब्लॉ में हम लोग कंक्लूजन की तरफ थे, उसमें हमने बात की थी कि जो भी पीटर ब्लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन है, जो भी क्रिया करता है व्यक्ति, उसमें वो कोशिश करता है कि वो अधिक से अधिक बेनिफिट ले सके। यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। अब उसके आगे थोड़ी सी बात है, उसके बाद हमारा लेक्चर ऑलरेडी फिनिश हो रहा है। तो उसमें उन्होंने एक बात ये कही इम्पोर्टेंट कि जो भी पावर होती है उसका ये मतलब सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता है, इकोनॉमिक ही नहीं होता है, इसका मतलब आभार भी होता है, सोशल में मतलब ऑब्लिगेशन भी होता है। अगर आप सोसाइटी में रहकर किसी ऐड के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हो तो वो भी एक तरह से क्या है, एक्सचेंज थ्योरी में लागू होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पावर का जब हम स्टडी करेंगे तो सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ही करेंगे, उसका मतलब सिर्फ आर्थिक है, उसका मतलब सामाजिक भी है। और जैसे आप इकोनॉमी में कोई कर्ज निभाते हैं, वैसे ही आप सोसाइटी में भी रहकर जो समाज में आपके मूल्य हैं, मानक हैं, उनके प्रति जो भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं वो यही आभार प्रकट करते हैं, यानी ऑब्लिगेशन करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इसमें इन्होंने कहा जब भी सोसाइटी में रहकर आप पारस्परिक भेंट करते हैं, किसी भी तरह से जब आप भेंट करते हैं तो क्या करती है, इसको जो भी समाज में संस्थाएं हैं वो जब आप इसमें मान्यता देने का काम करती हैं, मतलब इसको संस्थाएं जब मान्यताएं दे देती हैं तो क्या होता है, ये इसमें समाज में इसको मिल जाती है एक अथॉरिटी, मतलब इसको एक वो मिल जाती है वैधता। और जब ये समाज में इसको वैधता मिल गई तो ये बन गई आपकी अथॉरिटी। और जब ये अथॉरिटी बन गई तो अब इसको आपको मानना आपकी मजबूरी हो गई, आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा सोसाइटी में जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, जो भी एक्सचेंज बिहेवियर होते हैं, उसके बेस पर क्या होता है, मानक और जो मूल्य होते हैं उनको वो बनाए रखने का काम करता है, बनाता है जब, तो फिर सोसाइटी में क्या होता है, वैधता। जब अथॉरिटी आती है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, तो वो बाध्य करता है कि आप किसी भी तरह के एक्सचेंजेस को करो। तो उन्होंने कहा कि समाज में क्या होता है, इस तरह के एक्सचेंजेस को करने के लिए जो मनुष्य होता है वो बाध्य हो जाता है। जब वो बाध्य हो जाता है तो वो कहते हैं जो भी सोशल एक्सचेंज है उसमें कर्ता की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कर्ता का कोई वो नहीं है, वो जो भी एक्सचेंजेस कर रहा है उसके पीछे इसका रोल है स्ट्रक्चर्स का, जो हमने स्टार्ट ही अपना लेक्चर यहीं से किया था। और ये स्ट्रक्चर का रोल है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एक्सचेंज थ्योरी कहा। तो इसलिए कहा इन्होंने कि समाज का बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें व्यक्ति का रोल नहीं है। तो यहीं से ये जो होमेंस का जो साइकोलॉजिकल प्रोपोजिशन था, जिसमें वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की बात कर रहे थे, उससे आगे बढ़कर इन्होंने अपनी बात रखी और इसमें इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने कहा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे नियम कानून बन जाते हैं कि आपको मजबूरन चीज़ें लौटानी पड़ती हैं। लौटाने का मतलब यहाँ चीज़ों से नहीं, यहाँ पे मानक मूल्यों से है। ऐसे मानक मूल्य स्थापित हो जाते हैं कि वो बाध्य हो जाता है किसी भी तरह के एक्सचेंजेस को करने के लिए, यानी बिहेवियर को एक्सचेंजेस करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो सोसाइटी में ऐसे नियम कानून बनते हैं, जो कि आपने बहुत अच्छे से समझा। और इसको इन सारे ही जितने भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक्सचेंज थ्योरी के, उनसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से समाज में जो भी वो पार है वो किस तरह से लेजिटिमेसी हो के फिर उसको बनाए रखने का काम करती हो, और किस तरह से सोशल बिहेवियर जो भी एक्सचेंजेस होते हैं उनका कितना सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सोशल एक्सचेंज थ्योरी को कवर कर लिया है, जिसमें हमने ऑलरेडी फ्रेजर, मालिनोव्स्की, लेवी-स्ट्रॉस, मार्शल मॉस के आइडियाज़ को कवर किया था, बहुत ही अच्छे से समझा था। और होमेंस के भी आइडियाज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। और जो हमारे बच्चे थे पीटर ब्लॉ, उनको भी हमने कर लिया, वो भी बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी या थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो भी मुझे बताता है तो फिर मैं उस पर काम करती हूँ और उसको ज़रूर इम्प्रूव और इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी देख रहा है उसका बेनिफिट हो। क्योंकि आप अगर हमें कुछ दे रहे हैं तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अकॉर्डिंग टू पीटर ब्लॉ एंड होमेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा आभार जो भी ऑब्लिगेशन बनता है वो ये बनता है कि हम आप तक जो
जो भी कंटेंट पहुंचा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो। तो ये मानक हैं, ये मूल्य हैं समाज के, हमें इनका पालन करना पड़ेगा और तभी आप हमारे कंटेंट को अगर देखेंगे तो आपका भी बेनिफिट होगा। तो हमारा भी जो बिहेवियर एक्सचेंज होगा वो हमारा और आपका भी इंटरेक्शन होगा और अच्छे से आप हमारी बात को समझेंगे, हम आपकी बात को समझेंगे, तभी जो समाज की संरचना है ये बनी रहेगी। और इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से इनके आइडियाज़ को कवर किया पीटर ब्लॉक के। अब इसमें जो हमारे नेक्स्ट रहेंगे वो माइकल हेशर रहेंगे। उन्होंने थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात की है, हालांकि इन्होंने भी ऐसी बात करी है पर माइकल हेशर का थोड़ा सा एडवांस लेवल की स्टडी है जो कि आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जा रही है, तो हम उसको भी बहुत ही क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज हमने बहुत अच्छे से पीटर ब्लॉक को कर लिया। मुझे लगता है इतना बहुत है इनकी थ्योरी में, और बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट रहा नहीं है जो आने को हो। यही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, अगर हमने डीपली नहीं पढ़ा होता है तो ये नहीं पता कर पाते हैं कि किसके आइडियोलॉजी में क्या माइनर डिफरेंस है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी। सारे जितने भी एक्सचेंज थ्योरिस्ट थे उनको बहुत अच्छे से समझा, उनकी आइडियोलॉजी को समझा और उनके की पॉइंट क्या थे उनको समझा। और आई होप जितने भी लोग कंटिन्यूसली हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उनको डेफिनेटली डिफरेंस समझ में आ गया होगा और उनका एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं किया है तो, और अगर आपने स्किप करके देखा है तो वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। एंड आई होप आपको भी मेरा कंटेंट रिलायबल लगा होगा, कुछ आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट पहुंचता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट जो भी थिंकर हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनके साथ अब हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।